हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष भार्गव कक्षा 11वीं फिजिक्स के आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं एस्केप वेलोसिटी की, पलायन वेग की। हम जानते हैं कि जब हम किसी भी वस्तु को पृथ्वी तल से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उस वस्तु पर पृथ्वी के कारण गुरुत्वीय बल लगता है और वह वस्तु नीचे की ओर वापस आ जाती है। यदि हम उसके वेग को और बढ़ा दें तब कुछ और ऊंचाई तक जाएगी और पुनः लौट के पृथ्वी पर वापस आ जाएगी। तो हम देखते हैं कि जैसे हम वेग बढ़ाते जाएं तो वस्तु के द्वारा जो प्राप्त ऊंचाई है वो बढ़ती जाएगी, परंतु एक स्थिति ऐसी आती है कि वस्तु जो है पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है उसको पार कर जाएगी और अंतरिक्ष में चली जाएगी और फिर पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी। तो इस न्यूनतम वेग को कि जिससे हम किसी वस्तु को पृथ्वी तल से ऊपर की ओर फेंकें और वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए और लौटकर पुनः पृथ्वी पर ना आए, इस न्यूनतम वेग को हम कहते हैं पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी। तो पलायन वेग वह न्यूनतम वेग हुआ जिससे हम किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंकें और वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए और पृथ्वी पर लौटकर ना आए। इसे हम वी ई से, ई स्मॉल हम उसके नीचे लगा देते हैं ताकि ई से मतलब यहाँ होता है एस्केप वेलोसिटी। अब हम इसके लिए व्यंजक ज्ञात करते हैं पलायन वेग के लिए। प्रश्न जो आपका बनता है वो इसी प्रकार बनता है कि पलायन वेग किसे कहते हैं और इसके लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। तो हम इसके लिए व्यंजक ज्ञात कर लेते हैं कि मान लीजिए पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M और त्रिज्या जो है कैपिटल R है, तब और पृथ्वी की सतह पर स्मॉल m द्रव्यमान की कोई वस्तु स्थित है। तो इस स्थिति में पृथ्वी की सतह पर स्थित स्मॉल m द्रव्यमान की वस्तु या पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बराबर होगी -Gmm/r। हमने गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक पहले पढ़ लिया है, तो यहाँ हम सीधा उपयोग करेंगे कि पृथ्वी की सतह पर स्मॉल m द्रव्यमान की वस्तु स्थित है, उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू हो जाएगा -Gmm/r। जब हम इस वस्तु को पृथ्वी की सतह से अनंत की ओर फेंकते हैं, अर्थात हम चाहते हैं कि वो गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए, तो जब गुरुत्वीय क्षेत्र को पार करना होगा तो हमें गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। जब हम कार्य करेंगे तो इस स्थिति में वस्तु की जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है उसमें वृद्धि हो जाती है। तो वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में जो वृद्धि है वो किसके बराबर होगी? अनंत पर स्थित वस्तु की स्थितिज ऊर्जा माइनस पृथ्वी पर स्थित वस्तु की स्थितिज ऊर्जा। तो डेल्टा यू, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि को हम डेल्टा यू से प्रदर्शित कर रहे हैं। डेल्टा यू बराबर अनंत पर पिंड की स्थितिज ऊर्जा, चूंकि अनंत पर स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है तो डेल्टा यू बराबर हो गया शून्य माइनस ब्रैकेट में -Gmm/r। ये पृथ्वी की सतह पर पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा हुई। माइनस अंदर भी है बाहर है तो Gmm/r प्लस में हो जाएगा। अब यदि हम ये मान लें कि वस्तु का पलायन वेग VE है, अर्थात जिस वस्तु को हम फेंक रहे हैं वस्तु को और वो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर होना है उसको, तो उसके लिए हम पलायन वेग मान लें VE, तो उसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा कितनी होगी? 1/2 mv²। चूँकि हम जानते हैं कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा होती है ½ mv², तो यहाँ v के स्थान पर VE ले लेंगे पलायन वेग के लिए। तो इस स्थिति में हम देखते हैं कि जो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि जो है उसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के बराबर हुई, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण के नियम से ऊर्जा ना तो नष्ट होती है ना ही उत्पन्न होती है, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। तो जब हम वस्तु को यहाँ से फेंकेंगे पृथ्वी तल से, तो जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है वही उसकी स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ हम देखेंगे कि पिंड की स्थितिज ऊर्जा में जो वृद्धि होगी वो उसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के बराबर होगी। तो ½ mv² = Gmm/r। इससे हम VE निकालेंगे तो VE इक्वल टू जाएगा 2Gm/r या V इक्वल टू √2Gm/r। ये पलायन वेग के लिए एक व्यंजक हो जाएगा, एक समीकरण हो जाएगा। हम इसका उपयोग करते हैं।
अब यदि हम पृथ्वी तल की बात करें, पृथ्वी सतह पर गुरुत्वीय त्वरण g बराबर होता है gm/r²। तो gm/r निकालेंगे, तो gm/r निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा gr, जो हम ताकि अंडर रूट समीकरण 1 है उसमें अंडर रूट में gm/r है, तो यहाँ से हम gm/r निकालेंगे तो gr मतलब दोनों तरफ ये कह सकते हैं हम कि r से हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो gr हो जाएगा। ये मान रखेंगे तो v = √2gr, ये पलायन वेग के लिए व्यंजक हो जाएगा। तो ये दो व्यंजक प्राप्त हुए हमें, v = √2gm/r और जो अधिकतर उपयोग होता है वो होता है v = √2gr। अब यहाँ से हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पलायन वेग का जो मान है फेंके गए वस्तु के या पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है और उस दिशा पर भी निर्भर नहीं करता है कि जिस दिशा में वस्तु को पृथ्वी की सतह से फेंका गया है। और साथ ही हम ये कह सकते हैं कि पलायन वेग का मान जो है उस ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करता है और साथ ही उस ग्रह की त्रिज्या पर निर्भर करता है। अर्थात पलायन वेग ग्रह के द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करता है, परंतु जिस वस्तु को फेंक रहे हैं उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अलग अलग ग्रहों के लिए पलायन वेग का मान भी अलग अलग होता है क्योंकि उनका द्रव्यमान अलग होता है, उनकी त्रिज्या अलग अलग होती है। अब हम पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग की गणना कर लेते हैं। पृथ्वी की सतह पर g बराबर होता है 9.8 मीटर/सेकंड स्क्वायर और पृथ्वी की त्रिज्या जो होती है r बराबर 6.4 10⁶ मीटर। ये मान हम समीकरण में रखेंगे तो पृथ्वी की सतह पर जो हमें पलायन वेग का मान मिलेगा वो मिलेगा 11.2 किलोमीटर/सेकंड। इस मान को हमें याद रखना है, ये विकल्प के हिसाब से भी उपयोगी है और हमें कुछ अन्य निर्णय देना पड़ते हैं उसके लिए भी उपयोग होता है। चंद्रमा पर पलायन वेग देख लेते हैं। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण 1.67 मीटर/सेकंड स्क्वायर और चंद्रमा की जो त्रिज्या है 1.74 10⁶ मीटर। जब ये मान रखते हैं तो इसका मान आता है 2.43 किलोमीटर/सेकंड। तो हम देख रहे हैं कि पृथ्वी के तल पर पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर/सेकंड और चंद्रमा के तल पर 2.43 किलोमीटर/सेकंड। अर्थात चंद्रमा पर जो पलायन वेग है वो पृथ्वी की तुलना में बहुत कम है। अब इससे भी हम पता चल रहा है कि चूंकि द्रव्यमान ज़्यादा है पृथ्वी का और त्रिज्या भी ज़्यादा है, इसलिए चंद्रमा की अपेक्षा पृथ्वी पर पलायन वेग ज़्यादा है। अब हम देखते हैं इसका महत्व कि जो छोटे छोटे ग्रह होते हैं जैसे बुध हुआ, मंगल हुआ, इन पर जो पलायन वेग है, पलायन वेग का मान जो है गैसों के, वो गैसों का जो माध्य तापीय वेग है या चाल है उसके मान से कम होता है। इस स्थिति में क्या होता है, जो गैस के अणु होते हैं उनका पलायन वेग अधिक होता है और वो उस ग्रह को छोड़कर अंतरिक्ष में चले जाते हैं। इसलिए साधारण तौर पर ग्रहों पर वायुमंडल नहीं पाया जाता। तो जो ग्रहों पर वायुमंडल नहीं पाया जाना वो सीधा सीधा इस तथ्य पर निर्भर कर रहा है कि वहाँ पर पलायन वेग का मान, गैस के अणुओं का पलायन वेग का मान कम होता है। किसकी तुलना में? उस गैस के माध्य तापीय वेग या उनकी गैस के अणुओं की चाल से कम होता है। इसके विपरीत जिन ग्रहों पर पलायन वेग का मान गैसों के माध्य तापीय वेग से अधिक होता है वहां से गैस के अणु पलायन नहीं कर पाते हैं, अतः उन ग्रहों पर सघन वायुमंडल पाया जाता है। जैसे पृथ्वी पर पलायन वेग का मान बहुत अधिक है और गैसों का जो माध्य तापीय वेग है वो 11.2 किलोमीटर/सेकंड से कम है, इसलिए पृथ्वी पर वायुमंडल पाया जाता है। इसी प्रकार अन्य ग्रहों पर भी वायुमंडल पाए जाने का कारण भी यही है। हम ये एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि पृथ्वी पर वायुमंडल क्यों पाया जाता है। क्योंकि पृथ्वी पर पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर/सेकंड होता है। यह मान वायु के अणुओं की माध्य चाल से अधिक है, अतः वायु के जो अणु हैं पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को छोड़कर बाहर नहीं जाते हैं, इसलिए पृथ्वी पर वायुमंडल उपस्थित है। बहुत हल्की गैसें जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, इनका माध्य तापीय वेग पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग से अधिक होता है, इसलिए इनकी मात्रा पृथ्वी की वायुमंडल में बहुत कम है। छोटे ग्रहों पर वायुमंडल का ना होना एवं बड़े ग्रहों पर वायुमंडल होना, तो जैसे पता है कि छोटे ग्रह बुध, मंगल, इन पर पलायन वेग का मान जो है बहुत कम होता है, अतः गैस के जो अणु होते हैं पलायन करके अंतरिक्ष में चले जाते हैं, अतः वहाँ वायुमंडल नहीं होता है। बड़े ग्रहों पर पलायन वेग का मान बहुत अधिक होता है, वहाँ गैस के अणु पलायन नहीं कर पाते हैं, अतः बड़े ग्रहों पर सघन वायुमंडल उपस्थित रहता है। अब हम चंद्रमा पर वायुमंडल ना होना
चंद्रमा पर वायुमंडल इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पर पलायन वेग का मान 2.43 किलोमीटर प्रति सेकंड है। यह वेग इतना कम है कि गैसों के अणुओं का माध्य तापीय वेग आसानी से अधिक हो जाता है, अतः गैसें चंद्रमा को छोड़कर दूसरे ग्रहों पर दूसरे अंतरिक्ष में चली जाती हैं, उस गुरुत्वीय क्षेत्र को पार करके अंतरिक्ष में चली जाती हैं, इसलिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है कि चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है जबकि पृथ्वी पर वायुमंडल पाया जाता है। तो ये प्रश्न भी हमें तैयार रखना है। इसी का एक एग्जाम्पल हम और ले सकते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल में हाइड्रोजन गैस का ना होना, हाइड्रोजन गैस का होना। चूंकि पृथ्वी ग्रह का पलायन वेग 60 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, जो कि हाइड्रोजन गैस के तापीय वेग से अधिक है, अतः बृहस्पति के वायुमंडल में हाइड्रोजन गैस उपस्थित है। तो आज हमने पलायन वेग के बारे में पढ़ा और उसके अनुप्रयोग महत्व के बारे में पढ़ा। आशा है आपको वीडियो अवश्य पसंद आएगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।